सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण का आगे का प्रकरण बंगाल नज़दीक से एक नज़र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये समझा कि अगर किसी व्यक्ति का परिचय हमें पता करना है तो उसके परिचय को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी भाषा। यानी कोई व्यक्ति अगर तमिल बोलता है तो हम ये कहते हैं कि वह तमिलनाडु का है, पंजाबी बोलता है तो हम क्या कहते हैं कि वो पंजाब का है। ऐसे ही अगर कोई राजस्थानी बोलता है तो हम ये समझते हैं कि वो राजस्थान में रहता है। तो इस तरह से हमने इस अध्याय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा था चेर राज्य के बारे में कि जो केरल में है वर्तमान में, और वहाँ की मलयालम भाषा के बारे में समझा था। फिर हमने देखा उड़ीसा के अंदर पुरी के अंदर पुरी के में जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में समझा था। फिर हमने देखा राजस्थान के बारे में कि राजस्थान के राजपूतों और उनकी शूरवीरता के बारे में हमने समझा था। अगर हम बात करते हैं इन क्षेत्रीय सीमाओं से परे की, ये तो हमने बात की इन क्षेत्रीय सीमाओं की, है ना, सभी ये इनकी अलग अलग क्षेत्र की सीमाएं थी। अगर इनसे परे की हम बात करें तो जैसे जयपुर है जो कि राजस्थान में है, तो जयपुर और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर क्या है कि कथक नृत्य में दो घराने फले और फूले। तो अब देखो, नृत्य तो एक, लेकिन ये दोनों सीमाएं क्या हैं, अलग अलग थी। तो इस तरह से क्षेत्रीय सीमाओं से परे कथक नृत्य के बारे में हमने जाना था। बिल्कुल ऐसे ही हमने चित्रकला शैली जो कि पश्चिमी भारत के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी फली फूली, और हिमाचल प्रदेश की जो बसोहली चित्रकला शैली थी, कांगड़ा शैली थी, ये काफ़ी फली फूली थी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही भारत के एक और क्षेत्र की, वो है इधर बंगाल की। तो आज हम पढ़ते हैं बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही देखा था कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला भाषा ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। यानी कि हम ऐसे ही कहते हैं कि जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी है, और लगभग सभी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही निकली हैं। तो बंगाली भाषा के बारे में भी यही माना जाता है कि वह संस्कृत से निकली हुई है। तो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। यानी वो अगर संस्कृत से निकली हुई भाषाएं नहीं बोलते थे तो फिर ये नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो ईसा पूर्व 4वीं और 3री शताब्दी से बंगाल और मगध जो कि अभी दक्षिण बिहार का है, तो इनके बीच क्या है, वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, और जिसके कारण संभवतः क्या है, संस्कृत का प्रभाव भी बड़ा होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बंगाली रामायण की एक पांडुलिपि का ये पृष्ठ है जो कि एक ताड़पत्र पर लिखा गया है, और ये बंगाली भाषा में लिखी हुई रामायण का एक पांडुलिपि का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, हम पढ़ रहे थे कि जब बंगाल और मगध के बीच व्यापारिक संबंध बढ़े, है ना, तो इसके कारण क्या हुआ कि संस्कृत का भी प्रभाव बढ़ता गया होगा। और हम बात कर रहे हैं 4वीं शताब्दी के दौरान, तो उस समय क्या है कि बंगाल पर क्या है, गुप्त वंश के राजाओं का नियंत्रण स्थापित था। तो गुप्त वंश के शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया, क्योंकि जो गुप्त वंशीय राजा थे ये पूर्णतः क्या है, हिंदूवादी थे, हिंदू धर्म को मानते थे ये। तो इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव हैं वो अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने भी यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र
संस्कृत से संबंधित भाषाओं का ही प्रयोग हो रहा था। यानी कि उस समय बंगाल में संस्कृत से जुड़ी हुई सारी भाषाएं हैं, उनका लगभग हर जगह प्रयोग हो रहा था। तो चौथी शताब्दी के बाद अब बात करते हैं हम 8वीं शताब्दी की। तो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया था। ये हमने देखा था कि फिर वहाँ पर अध्याय 2 में कि कैसे पाल वंश के शासकों का शासन था वहाँ पर। फिर 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासक थे मुग़ल सुल्तान। उनसे वो क्या थे, स्वतंत्र थे। जो हमने अध्याय 3 में दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ा था, उनसे क्या ये स्वतंत्र थे। फिर 1586 में जब अकबर ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। और इस समय जो प्रशासन की भाषा थी वो तो फारसी थी, लेकिन बंगाली है वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का एक बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यानी कि उस समय जो बंगाल के अंदर और भी जो ऐसे कह सकते हैं लोकल भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी, उनको सबको एकबद्ध करके एक साहित्यिक भाषा बनाई गई और उसका नाम रखा बंगाली। और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है, जो कि अब हमारे भारत का एक राज्य भी है। यानी जैसे मानो ये बंगाल है तो ये इसके पश्चिम दिशा में है ना, यहाँ पर ये साहित्यिक भाषा बोली जाती थी और ये जो हिस्सा है अब ये पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। यानी कि जो बंगाली भाषा में धीरे धीरे काफ़ी है वो बदलाव आए हैं। और इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो कि जनजातीय भाषाओं से, फारसी से और यूरोपीय भाषाओं से एकत्रित हुआ है और अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। और ये सारे जो शब्द हैं वो आधुनिक बंगाली भाषा का एक हिस्सा बन गए हैं। यानी कि इन सभी भाषाओं का मिश्रण बंगाली भाषा में देखने को मिलता है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को सबसे पहले क्या किया, 2 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। तो जो पहली श्रेणी है वो तो संस्कृत की ऋणी है और जो दूसरी श्रेणी है वो उससे थोड़ी स्वतंत्र है। तो पहली श्रेणी में क्या है कि जो संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद किए गए, जैसे कि मंगल काव्य और भक्ति काव्य। तो देखो मंगल काव्य होता है कि शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। तो मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। और ये हमने अध्याय 8 में पढ़ा था कि जो चैतन्य देव हैं वो एक भक्ति संत हैं, है ना। जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें जो वैष्णव आंदोलन के ये संत थे और उस समय क्या है संस्कृत से बंगाली भाषा में काफ़ी ऐसे महाकाव्यों का अनुवाद किया गया था और बाद में ऐसे बंगाली भाषा में भी काव्य लिखे जाने लगे थे। और जो दूसरी श्रेणी है उसमें आएंगे नाथ साहित्य, जैसे कि मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। तो ये भी हमने अध्याय 8 में पढ़ा था नाथ संप्रदाय के बारे में, नाथ के योगियों के बारे में, सिद्ध के बारे में, कि कैसे वो अपने आप को रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों से, बनावटी पहलुओं से दूर रखते थे। और उनका ये मानना था कि ये संसार का परित्याग कर देना चाहिए और जो निराकार परम सत्य है उसका चिंतन मनन करना चाहिए। उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है। और इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाएं की थी। तो ये सब हमने अध्याय 8 में पढ़ा था। तो जो मैनामती और ये कौन है हम ये देख लेते हैं। मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे, ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया, और जो अलग अलग तरीके की योगी क्रियाएं करते थे। तो योगी क्रिया वही कि चिंतन मनन करना, योग करना, व्यायाम करना,
योगासन करना, इस तरह की ये योगिक क्रियाएं होती थी। तो यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मेनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह अंकित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। तो देखो कि 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1450 और 18वीं शताब्दी का मध्य भाग यानी कि 1750 के लगभग। तो इसके बीच में हैं कई इस तरह की जो पांडुलिपियाँ हैं उनकी रचना की गई थी। और जो दूसरी श्रेणी की कृतियाँ हैं वो मौखिक रूप से कही और सुनी जाती थी, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता और वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय हुई। जो दूसरी श्रेणी की कृतियाँ थी वो पूर्वी बंगाल में ज़्यादा लोकप्रिय हुई, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव क्या था, अपेक्षाकृत कम था। और पूर्वी बंगाल जो कि अब बांग्लादेश बना है, अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, इसीलिए वहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी ब्राह्मण नहीं है, वो मुस्लिम बाहुल्य एक देश है। तो ये देखिए कि एक प्रश्न बनता है कि आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियाँ लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी। तो देखो कि अभी हमने देखा कि जो द्वितीय श्रेणी की कृतियाँ हैं वो मौखिक रूप से कही जाती थी और सुनी जाती थी, और इसीलिए है कि मौखिक रूप से ही उन्हें निरस्त कर दिया जाता था और उनकी जो नीतियाँ थी वो प्रमाणित भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनका जो काल निर्णय है, जो तिथि है, उनका समय है, वो सही नहीं था और इसीलिए इनकी जो कृतियाँ हैं वो लिखित रूप में नहीं रखी जाती थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे पीर और मंदिर कि पीर क्या शब्द, पीर का क्या अर्थ होता है। तो देखो ये फारसी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, यानी कि भगवान की भक्ति का, भगवान को पाने के लिए जो व्यक्ति रास्ता दिखाता है उसे हम पीर कहते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। तो जैसे देखो कि ये बंगाल है तो इसका पश्चिमी इलाका है, तो इसे छोड़ दिया उन्होंने और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी दिशा की तरफ ये बढ़ने लगे थे। तो जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, यानी चावल की खेती करने लगे, क्योंकि वो जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका था वो क्या था, वहाँ पर समुद्र भी था। तो धीरे धीरे स्थानीय मछुआरे और खेती करने वाले जो लोग थे, स्थानांतरणीय खेती करने वाले जो लोग थे, वो अक्सर क्या होते थे, जनजाति होते थे, आदिवासी होते थे, और वो अब क्या है, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। और इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का भी नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की, और जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसकी राजधानी भी ढाका ही है। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, और जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। यानी कि जो बंगाल में पहले से ही हिंदू धर्म और क्षेत्रीय धर्म के लोग रह रहे थे, वे अब धीरे धीरे क्या हुए कि इस्लाम धर्म को अपनाने लगे, इस्लाम धर्म में रूपांतरित होने लगे। और इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जो वर्तमान बांग्लादेश है वो अब मुस्लिम बाहुल्य देश है। इसके बाद देखिए कि हम बात कर रहे हैं प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था चाहने लगे, कुछ ऐसा आश्वासन चाहने लगे थे। तो ये सारी सुख सुविधाएं और उन्हें ये आश्वासन किसने दिया, उन्हें उन समुदायों के नेताओं ने प्रदान किया जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे। ये नेता शिक्षक भी हो सकते थे, तो वो निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे और वो लोगों को समझाते थे, शिक्षा देते थे उन्हें। तो कभी कभी ऐसा माना जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी,
देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल होती थी। और पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। तो देखो, जीवात्माएं होती हैं, यानी कि एक जीववाद है, वो ये मानता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जड़ है, वस्तुएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये इन सब में भी क्या है, जीवात्मा होती है। तो जो पीरों की पूजा, जैसे जिन्हें हम पीर बाबा कहते हैं, इनकी जो पूजा करनी है वो बंगाल में क्या हुआ, बहुत लोकप्रिय हुई और इन पीर बाबाओं की मज़ारें लगभग पूरे बंगाल में पाई जाने लगी थी। तो बंगाल में 15वीं शताब्दी में के बाद वाले वर्षों में अब मंदिर भी बनाने का दौर जोरों पर रहा। यानी मस्जिदें तो बन ही रही थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में क्या, मंदिर बनाने का दौर जारी रहा और 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। ये हमने अध्याय 2 में और 5 में देखा भी था कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली होते थे, कि वो अपने वैभव को, हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे पास कितना धन दौलत है, तो वो ये ऐसे अपनी दिखाने के लिए ऐसे मंदिर बनवाते थे और वे क्या करते थे, इनके माध्यम से अपनी शक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों द्वारा बनाए गए, जैसे कि कालू, जिसे तेली, कंसारी आदि हैं, वो लोग क्या मिल के अपने छोटे छोटे मंदिर बना लेते थे। तो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां जब आ गईं तो उनके आ जाने से अब नए आर्थिक अवसर पैदा हुए, यानी कि उन्हें पैसा कमाने के नए नए अवसर मिलने लगे। तो इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति, अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा भी कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान और छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे, अब उनको क्या है, ब्राह्मणों द्वारा मान्यता दी गई और उनकी प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियां हैं, वो मंदिरों में भी स्थापित की जाने लगी थी। तो ये देखिए कि इस तरह से ये आपको यहाँ 3 चित्र दिखाई दे रहे। तो ये जो सबसे पहले चित्र है, ये है एक 2 चाला छप्परदार झोंपड़ी, है ना। ये देखो, इस तरह से ये जो छप्परदार झोंपड़ी है, इसमें 2 छत है, एक यहाँ और एक इसकी इस तरफ। और ये है एक चौचाला मंदिर, जिसमें इस तरह से 4 छत बनी होंगी चारों तरफ, ऐसे घुमावदार। तो यहाँ देखिए कि ये जो मंदिर है दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तो हैं बंगाल के, जिन्हें बांग्ला गुम्बद भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे ही कुछ मंदिर है, ये वाला, जैसे ये हमने अध्याय 2 में देखा था। तो इन दोनों मंदिरों में देखो अंतर कितना है ना। कि जो ये वाला मंदिर है, जो हमने अध्याय 2 में देखा था, कि ये इनकी जो ऊपर जाते जाते जो छत है, इनकी चौड़ाई क्या है, बिल्कुल कम हो जाती है। और जब अगर हम इन मंदिरों को गौर से देखेंगे तो जो इसकी बाहरी दीवारें हैं यहाँ पर, और हर बाहरी दीवार पर आपको क्या है कि सजावट के लिए मूर्तियाँ लगी हुई दिखाई देंगी, पत्थर की मूर्तियाँ इन पर लगी हुई होती हैं। तो इस तरह से ये उस समय क्या हुआ कि इनमें मंदिरों में परिवर्तन दिखाई देता गया। अब ऐसे ही ये देखिए कि जो गोपियों के साथ कृष्ण जी हैं, इस मंदिर की एक पकी हुई मिट्टी से एक पटिया, यानी कि एक टाइल मिली है विष्णुपुर के अंदर। तो हम इसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे कि इन मंदिरों की शक्ल या जो आकृति है वो बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह 2 चाला यानी 2 छत वाली और चौचाला यानी 4 छत वाली होती थी। और 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुम्बद को याद करें। तो देखो, हमने अध्याय 5 में भी ये देखा था कि ये रहा बंगाली गुम्बद, है ना। और ये जो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, जो 1590 में बनाया गया था। तो इस तरह से जब मुग़लों का बंगाल पर अधिकार हो गया था, उनका शासन हुआ, तो मुग़लों को क्या है कि ये जो बंगाली मंदिर थे, वहाँ की जो स्थानीय झोंपड़ियाँ थी 2 चाला और चौचाला, वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में भी इसका प्रयोग किया था। तो इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशेष बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, और जो ऊपर तिर्यक रेखा यानी एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे।
और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों, मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। और कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी हैं। तो यही है वो टाइल जो अभी हमने देखी थी, कि जिसमें जो श्री कृष्ण हैं ये बीचों बीच, है ना, ये अपनी गोपियों के साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये हैं। इसके बाद देखिए कि मछली भोजन के रूप में, तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर करती है। यानी कि हम वही भोजन खाएंगे जो हमारे आसपास के स्थान में हमें प्राप्त होगा, है ना। तो बंगाल क्या है, एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज है बहुतायत से होती है, और इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगाली की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी कि कोई भी बंगाली है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, वहाँ मछली जो है वो वहाँ का मुख्य भोजन है, और मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा है। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख भी मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर भी जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी होती हैं, टाइल्स लगी होती हैं, उनमें भी मछलियों को साफ़ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। तो देखो, यानी मंदिरों के ऊपर भी मछलियों का चित्रण किया गया है। और ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी मांसाहारी भोजन खाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी गई। और बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, वहाँ भी स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी गई थी। तो इस तरह से देखो कि वहाँ कितनी मछली है, जो मुख्य वहाँ मछली पालन है, मुख्य उनका व्यवसाय है, मछली उनका मुख्य भोजन है। और यहाँ पर देखिए कि आपको जो ये एक दिखाई दे रहा है, ये घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार कर रही है महिला, और ये विशालक्ष्मी मंदिर से मिली हुई एक टाइल है। इसके बाद हम बात करेंगे अन्यंत्र की, कि भारत के बाद यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। यानी कि जो यूरोप के लोग हैं वो खुद को क्या है, एक साम्राज्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग खुद को एक ऐसे समुदाय के सदस्यों के रूप में पहचानने लगे जो कि एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। तो जो आरंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें अब क्या हुआ, ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी, और हंगरी के अंदर लैटिन के स्थान पर हंगेरियन भाषा में लिखी जाने लगी, और हंगरी कंट्री के अंदर हंगेरियन भाषा को राजभाषा बना लिया गया। और यह इस प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध भी कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग देश था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हुआ, तो उस एकीकरण के लिए जो आंदोलन चले, उन आंदोलनों को इस भावना ने और अधिक बल दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।